नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। कालियाचक हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना के बाद चुनाव आयोग सख्त, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की हटेगी सुरक्षा। चुनावी राज्यों में प्रचार की आंधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी में रोड शो। असम में अमित शाह और नितिन नवीन भरेंगे हुंकार। बंगाल में ममता की कई रैलियां। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एनसीईआरटी को मिली डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। कैंपस खोलने और कोर्स चलाने की मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पश्चिम एशिया तनाव के गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। वहीं ट्रंप भी रुकने को नहीं तैयार, फिर दे डाली धमकी। गुड फ्राइडे के अवसर पर दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है दिन। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड मोफाकेरुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से राज्य छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार मोफाकेरुल इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। वहीं उत्तरी बंगाल के एडीजी के जयरामन ने कहा है कि कालियाचक कांड में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अशांति की घटना में कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं। So far, we have registered 19 cases throughout the Malda district, and we have arrested 33, and 2 have been detained. We will arrest them also. So he will be taken in other cases also. As of now, 3 cases वो FIR named আছে, so we will arrest them. पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक की घटना के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने आपराधिक मामलों में शामिल, जमानत या पेरोल पर रह रहे और आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा वापस लेने का निर्देश जारी किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मालदा घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाया और इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की 8वीं पूरक सूची जारी कर दी है और कहा है कि उसने विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने आशा जताई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अगले 4 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने अब तक मतदाता सूची से लगभग 35 से 40% नाम हटा दिए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम तक विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों का सत्यापन पूरा हो चुका है। बाकी के 8 लाख आवेदकों पर जारी काम अगले 4 दिन के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने इस बात का विश्वास जताया कि संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया 7 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 60 लाख से ज्यादा नामों की जांच की जा रही थी। फिलहाल जिनके नाम पूरक सूची में नहीं हैं, उन्हें अब समाधान के लिए न्यायाधिकरणों का रुख करना होगा। हालांकि न्यायाधिकरणों के कार्य शुरू होने की तारीख को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि एक ही कानून के माध्यम से 79 अलग अलग अधिनियमों में 1000 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। इन्हें सरल बनाया गया है। इस बदलाव के माध्यम से आम आदमी, एमएसएमई, उद्यमियों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए कानूनों को सरल बनाया गया है। History being created have 1000 provisions of the law covering a span of 79 different acts of parliament at one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs,
for entrepreneurs, for startups and businesses. It was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे अपराधों के लिए जहां समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो इतने गंभीर नहीं है कि व्यक्ति को अदालत में ले जाया जाए। हमें ऐसे लोगों को एक मौका देना चाहिए। यह मौका चेतावनी के माध्यम से या सुधार नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आम आदमी पर भरोसे को दर्शाता है। We believe very strongly that for minor offences where there is no harm caused to society, for minor offences which are not significant enough to take the person to a court of law, there is no deliberate attempt to break the law, we must give the person a chance, either through a warning or through an improvement notice, which can be escalated if he becomes a repeated offender. It demonstrates the trust Prime Minister Narendra Modi and his government have on the common man. और अब जनादेश में देखते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। चुनावी रण में आज बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे चेन्नई से पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, एआईएडीएमके और एलजेके शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी असम में हैं और आज वे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह गोलकगंज विधानसभा के रतियादाहा में चुनावी हुंकार भरेंगे। उसके बाद दुधनोई विधानसभा के गोलपारा में जनसभा करेंगे और आखिरी में पलासबाड़ी विधानसभा में छाय गांव में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन गुवाहाटी और मंगलदोई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां वे पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की रणनीति साफ है, स्टार प्रचारकों के जरिए जमीनी स्तर पर वोटरों तक सीधा संपर्क और तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य। अहम बात यह है कि नितिन नवीन इससे पहले भी असम के अलग अलग इलाकों में कई जनसभाएं कर चुके हैं। उन जनसभाओं में फोकस रहा ऊपरी असम और चाय बागान क्षेत्रों में, जहां विकास कल्याण योजनाएं और स्थानीय पहचान जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने वोटरों को जागरूक करने और चुनाव में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय एनिमेटेड किरदार छोटा भीम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये पहल चुनाव आयोग के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है जिनका मकसद चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी, दिलचस्प और सुलभ बनाना है, खास तौर पर राज्य के युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए। पश्चिम बंगाल में इस अभियान का नारा है चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व, जिसका मकसद जनता को जागरूक करना और उन्हें बड़ी संख्या में बाहर निकालकर वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के संस्थापक और सीईओ राजीव चिलाका ने कहा कि हमें गर्व है कि चुनाव आयोग ने हमारे लोकप्रिय किरदार का इस्तेमाल अपने जागरूकता अभियान में किया है। Chhota Bheem has been popular not just in India but across the globe, and over a period of time we have Bheem has his presence in in merchandise, in toys, in comics, in games, in TV programs, in theatrical films, etc.
And I think it is a time for us to give back to the society. And as part of our giving back to the society, we are tied up with Election Commission of India to promote for the upcoming elections which are being conducted in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Puducherry, and so wherever else it is going to happen. So we are using BHIM as a mascot to create awareness. इसी के साथ जनादेश में इतना ही। जनादेश में चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट हम आगे भी आपसे साझा करते रहेंगे। मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि राघव चड्ढा का सीधा संदेश है अपनी ही पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी जो कभी पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, अब उसी पार्टी के अंदर आवाज दबाने के आरोप गूंज रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने खुलकर सवाल उठाया है, क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? दरअसल आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को पार्टी कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। यानी सवाल अब और बड़ा हो गया है, क्या आप में अब असहमति के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या अपनी ही पार्टी में सवाल उठाना सजा बन गया है? आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। मैं जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आज भारतीय नौसेना एक नया अध्याय लिखने जा रही है। समुद्री संप्रभुता को बनाए रखने के लिए स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी आज ही के दिन भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। विशाखापत्तनम के एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट में तारागिरी का कमिश्निंग समारोह आयोजित होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तारागिरी नौसेना का स्वदेशी विकसित स्टेल्थ युद्धपोत है। राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और बताया है कि तारागिरी आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से साकार करने वाला एक युद्धपोत है। तारागिरी भारत की समुद्री संप्रभुता को डिफाइन करने में अपना अहम योगदान देगा। तारागिरी के आने से भारत पूरी तरह स्वदेशी आत्मनिर्भर नौसैनिक क्षमता की ओर बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के चौथे प्लेटफॉर्म के रूप में तारागिरी महज एक जहाज नहीं है, ये 6,670 टन का युद्धपोत दुश्मनों को परास्त करने का पूरा दम रखता है। साथ ही यह भारत के स्वदेशी शिपयार्ड्स की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाता है। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। ये फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिश पर लिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक NCERT को एक विशेष श्रेणी के तहत ये दर्जा दिया गया है। इसके तहत NCERT के 6 प्रमुख संस्थान भी शामिल होंगे, जिसमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता को और मजबूती मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में आयात और निर्यात पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
विक्टोरा टूल्स के चेयरमैन एस बांगा ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उत्पादन बढ़ाने और ड्यूटी हटाने से निर्यात को बड़ा फायदा होने वाला है। इससे माल की उपलब्धता में वृद्धि होगी और लागत में कमी आएगी। ये निर्णय निर्यात को बनाए रखने में मदद करेगा, जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 20-25 कंट्रियों में एक किस्म से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है रिलीफ टू द एक्सपोर्टर, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर जो जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका 30% प्रोडक्शन वी कैन सेल इन द लोकल मार्केट, तो विद द 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तो माल की अवेलेबिलिटी नहीं है और एक कास्ट बढ़ गई है, ऊपर से ड्यूटी का हटाना एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट को बेनिफिट देगा, क्योंकि एक समय इस वक्त प्रॉब्लम में है। ये सारे रिलीफ जो है हमारे एक्सपोर्ट को बचाए रखेंगे। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। डीजल की कीमत करीब 55% बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं पेट्रोल 42% महंगा होकर 458 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। महज एक महीने में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। यह वृद्धि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में हो रही वृद्धि के बीच हो गई है। डीजल की कीमत में 54.9% का इजाफा कर इसे 520.35 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत में 42.7% का इजाफा कर इसे 458.40 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। 460 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे, और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डालते, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं। पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया, जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है, तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में है, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है, फाके हो रहे हैं। हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए थे, ये ईरान की जंग लगने के बाद उतना ही इन्होंने प्रेशर लेके पेट्रोल बढ़ा दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान में जो बचा है उसे नष्ट करना शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब उनका अगला निशाना ईरान के पुल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे होंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि पिछले 1 महीने में ईरान के अधिकांश प्रमुख सैन्य ठिकानों को पहले ही नुकसान पहुंचाया जा चुका है या नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि ईरान के नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या करना है और इसे जल्द करना होगा। ये बयान ट्रंप ने तेहरान को वॉशिंगटन के साथ एक समझौता करने का आह्वान करते हुए दिया, जो युद्ध विराम की ओर ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान को पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने का स्पष्ट संदेश दिया है। साथ ही एंटोनियो ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की चेतावनी भी दी है और कहा है कि इस युद्ध के दुनिया भर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। युद्ध रोकने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध को रोकें और ईरान भी अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले बंद करे। इस युद्ध के कारण हो रहे आर्थिक और मानवीय कठिनाइयों पर भी उन्होंने बात की। एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि संघर्ष तभी समाप्त होते हैं जब नेता विनाश के बजाय संवाद को चुनते हैं। We are on the edge of a wider war that would engulf the whole Middle East with dramatic impacts around the globe. When the Strait of Hormuz is strangled, the world's poorest and most vulnerable cannot breathe. Diplomatic efforts are underway to find a peaceful path forward. Disputes must be settled peacefully. We must find a peaceful way out. The United States and Israel
It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. To Iran, to stop attacking their neighbors. Conflicts do not end on their own. They end when leaders choose dialogue over destruction. आगे बढ़ेंगे। गुड फ्राइडे, जिसे होली फ्राइडे और या फिर ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है, वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के उद्धार के लिए अपनी जान दी। ये दिन प्रेम, क्षमा और बलिदान का संदेश फैलाने का है। गुड फ्राइडे पवित्र सप्ताह का हिस्सा है जो पाम संडे से शुरू होता है और ईस्टर पर समाप्त होता है। इस दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 आवर्स सर्विस आयोजित की जाती है जो यीशु के बलिदान की याद दिलाती है। गुड फ्राइडे विशेष रूप से केरल, गोवा, नागालैंड और मिजोरम में श्रद्धा से मनाया जाता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी माफ़ करना और करुणा रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं की तस्वीरें आ रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। तो गुड फ्राइडे का आज दिन जब देश दुनिया के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुड फ्राइडे से जुड़ी हुई, जहां निकाली गई है वे ऑफ द क्रॉस की शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों के पवित्र दिन गुड फ्राइडे और यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि गुड फ्राइडे हमें यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। ये दिन हम सभी में सौहार्द, करुणा और माफ़ी के मूल्यों को और गहरा करे। भाईचारे और आशा के मार्गदर्शन से हम सभी आगे बढ़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।